कैमरा क्यों आ रहा है? प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम ऑनलाइन कक्षा की पहली कक्षा 8 के लिए आए हैं। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? स्वस्थ रहो, अपना ध्यान रखो, अपने दोस्तों का ध्यान रखो, अपने आसपास वालों का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि आज हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं जो कि कल्पना से परे है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण कि आज हम इतने सक्षम हैं कि हम कक्षा के लिए सक्षम हैं। नहीं तो बड़े बड़े देश जो कि अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, उनकी हालत आज बहुत खराब है। और बच्चों, आपकी पढ़ाई में व्यवधान है, जिसकी वजह से आज हमें ऑनलाइन कक्षाएं लेनी पड़ रही हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इन कक्षाओं के लिए हमारे सभी अधिकारी दिन और रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई में पीछे ना रहें। सीलबाला मैडम, आरटी शर्मा सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन रात मतलब दिन रात, आधी रात तक भी वो जागते हैं ताकि हम ये कक्षाएं आप तक पहुंचा सकें। प्यारे बच्चों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम पीछे रह जाएंगे तो बाद में हमारा पाठ्यक्रम बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए आज हम अपना रुचिरा पर तृतीय भाग का प्रथम पाठ आरंभ करते हैं। आप सभी तैयार हो? तैयार हो? हम अपना प्रथम पाठ आरंभ करें। मैं मानता हूं कि आपके पास पुस्तकें नहीं होंगी, कापियां भी नहीं होंगी, लेकिन पढ़ना तो फिर भी है। आपके पास पुस्तक नहीं है, ये मैं मानता हूं। उसके लिए आज हम एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर हम अपनी पुस्तक की पूर्ति कर सकते हैं। वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पास भी ब्लैक बोर्ड नहीं है। मैंने भी आपके लिए जुगाड़ बनाया है। देख सकते हो आप, ये टेबल है, और इस टेबल के माध्यम से हम आपको ब्लैक बोर्ड का काम लेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी से पढ़ाई नहीं होती। हमें तो पढ़ना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ncrt.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके पास पिछले साल वाली, पिछली क्लास वाली अभ्यास पुस्तिकाएं, कापियां होंगी, उनसे आप काम चला सकते हो। पेज में लिख लो, उसको हम बाद में इकट्ठा कर लेंगे, और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब हम अपनी दूसरी कॉपी में लिख लेंगे। आओ हम सब अभी प्रथम पाठ आरंभ करते हैं। आपको नाम पता है प्रथम पाठ का? प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानि। क्या नाम है? सुभाषितानि। एक बार देख लो, सुभाषितानि। ये पाठ सुभाषितानि नाम से आपने 7th कक्षा में भी पढ़ा है।
क्या आपको इसका मतलब पता है? पता है सभी को? नहीं पता या पता है? बोलिए, आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको पता है कि नहीं पता। चलो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। सुभाषितानि दो शब्दों के मेल से बना है, जो कि मुख्यतः सुयोग भाषी, सु का अर्थ है सुंदर मधुर वचन, सु का अर्थ है सुंदर मधुर भाषित वचन अर्थात सुंदर वचन। सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन। सुभाषितानि का अर्थ क्या? बच्चों, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था, पुष्पम पुष्पे पुष्पा, अर्थात जो नपुंसकलिंग के रूप चलते हैं वे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि के अनुसार चलते हैं। तो हमारा सुभाषितम सुभाषिते सुभाषितानि अर्थात प्रथमा विभक्ति का ये बहुवचन हुआ सुभाषितानि, हमारा बन गया सुभाषितानि। सुभाषितानि का हिंदी अर्थ क्या हुआ? अच्छे वचन, अर्थात ये एक अच्छे वचनों का, मधुर वचनों का संग्रह कहा जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रथम पाठ का हेडिंग, सुभाषितानि। सुभाषितानि मतलब सुंदर वचन, मधुर वचनों का संग्रह है। अब हम चलते हैं हमारे प्रथम श्लोक। प्रथम श्लोक आपके पास अगर पुस्तक है तो आप उसमें देख पा रहे होंगे, और अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो कल आप डाउनलोड कर लेना, और अभी हम इसी से काम चला लेते हैं, जो कि मैंने आपके लिए जुगाड़ किया है। पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 बार गुणा शब्द की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है गुण, लेकिन ये वर्ड है गुणा, गुणा, ये मुख्यतः वर्ड है गुणा। यहाँ पर दोनों जगह पर विसर्ग संधि होने की वजह से विसर्गों का लोप हो गया है, जिसकी वजह से आपकी पाठ्य पुस्तक में ये गुणा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं। गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद भवन्तः पेयः। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही मीठा श्लोक है, जिसको आप गा भी सकते हो। अगर आप इसको गाना चाहें, गुनगुनाना चाहें, तो एक बार गुनगुनाने की कोशिश करें। सभी कोशिश कर रहे हैं, मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी कोशिश कर रहे होंगे। एक बार सभी मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। स्टार्ट करें, आओ सभी मिलकर स्टार्ट करते हैं। गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद भवन्तः पेयः। इसको आप अपनी अपनी भाषाओं में भी गा सकते हैं। दिल्ली के आसपास वाले बच्चे इसको थोड़ा बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद भवन्तः पेयः। जो बच्चे साउथ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु केरला से बिलोंग करते हैं, वो इसको कुछ दूसरी तरह भी गा सकते हैं। जैसे कि गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद भवन्तः पेयः। आप अपनी रीजनल भाषाओं के अनुसार
आप अपने मधुर गीत के अनुसार इसको गुनगुना सकते हैं। इसको गुनगुनाने का मेन एम यही है कि ताकि ये याद हो जाए। जो श्लोक होते हैं वो गाने के लिए होते हैं, तो उनको गाइए, गुनगुनाइए, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि संस्कृत भाषा मजा करने के लिए, इसको मजा के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा करेंगे। अभी हम इसको आप समझ लें। बच्चों, अभी तक आप सीधा पढ़ते थे, लेकिन श्लोक में और गद्य में एक अंतर होता है। आपने देखा भी होगा पिछली कक्षा, जब आप वाक्य बनाते हो तो वाक्य बहुत ही सीधे होते हैं। आप इंग्लिश में भी वाक्य बनाते हो, आप हिंदी में भी वाक्य बनाते हो, ठीक उसी प्रकार से आप संस्कृत में भी वाक्य बनाते हो। लेकिन गद्य में और पद्य में क्या होता है कि कवि जब इनको बनाता है तो कुछ शब्दों को इधर से उधर कर देता है। तो इसको अगर हम गद्य के अनुसार लिखेंगे तो उसको बोलते हैं अन्वय। ये सब 8वीं कक्षा के लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। इसको आप लिख सकते हो, जो मैं आपको बोर्ड पर लिखकर दिखा देता हूं। मेरे पास भी पुस्तक नहीं है, मैंने भी आज ही डाउनलोड किया है, तो मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति, प्रथम लाइन में कोई भी अंतर नहीं है, अर्थात ये लाइन ऐसी की ऐसी अन्वय में चली जाएगी। आप इसको लिख पाएंगे, मेरे लिए आशा करता हूं कि आप इसको ऐसे कैसा लिख लेंगे। प्रथम लाइन, जब आप दूसरी लाइन में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ ते। ते आपको पता है कि एक सर्वनाम पद है। यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि ये ते किसके लिए प्रयोग हुआ है। क्या आप इसको बता पाएंगे ते यहां पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? सोचिएगा, सोचो सोचो, ते यहां पर किसके लिए प्रयोग हुआ है, बताओ। तो बताएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो यहां पर जो ते है ये गुणा के लिए प्रयोग हुआ है। ते मतलब वे कौन, मतलब गुणा। उसके बाद सुस्वादु तो यहां पर भवन्ति नद्यः, यहां पर तीसरी लाइन में इन दोनों के बीच में आ जाएगा नद्यः, नद्यः प्रवहन्ति। क्योंकि क्रिया बाद में चली जाएगी तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सुस्वादु तोयः नद्यः प्रवहन्ति, समुद्रमासात् भवन्त एपेयः। जो यहाँ पर चौथी लाइन में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है भवन्त, बच्चे ये भवन्ति है, जो कि संधि होने के बाद भवन्त पेय आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर आप इसको दोबारा से देखिएगा तो ये वर्ड बन गया यहां पर समुद्रम आसाद एपेया भवन्ति। यहां से हम नद्य भी ले सकते हैं, नद्यः समुद्रम आसाद एपेया भवन्ति। समझ में आ गई ये बात? इसको बोलते अन्वय, ताकि जो हमारे गद्य भाग की तरह से हो जाए तो वो होगा अन्वय। ये आपके लिए बिल्कुल पहली बार प्रयोग हुआ है। अब हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, गुणा। गुणा क्या होता है? गुण तो आप सभी जानते होंगे, गुण अवगुण। जो कुछ अच्छी चीजें होती हैं उनको हम गुण बोलते हैं, कुछ में बुरी आदतें होती हैं उनको हम अवगुण बोलते हैं। तो गुण और अवगुण तो आप जानते ही होंगे। तो एक एक अच्छा गुण बताओ, आपको पता है? आपको जरूर पता होगा।
आप बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत ही अच्छे गुण हैं, वो बहुत ही बुरा है, वो बहुत ही अवगुण वाला है। गुणा गुणकेषु गुणः भवन्ति ही, इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? क्या कोई समझ पाएगा? गुणः गुण, गुणकेषु, गुणकेषु का मतलब क्या होता है? गुणकेषु, आप कोई बताएगा गुणकेषु क्या होता है? गुणकेषु, आप बच्चे इसको समझ लो, इसका मूल शब्द है गुणक। गुणक का मतलब क्या होता है? आपने पिछली कक्षाओं में सुना होगा, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने, अर्थात जिसके पीछे ग लग जाता है वो हो जाता है जानकार। गुणज्ञ गुणों का जानकार, अर्थात जो गुणों को जानता है। गुणकेषु, गुणकेषु का मतलब क्या हुआ? गुणकेषु यहां पर बताइए, गुणकेषु, गुणकेषु का मतलब हुआ जो गुणों का जानकार है, और सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति का क्या होता है? अधिकरण का अर्थ क्या होता है? में, पे, पर, गुणियों में, गुणाः गुणकेषु गुणाः भवन्ति। जो गुण है वो गुणियों में ही गुण होते हैं। क्या किसी को ये लाइन समझ में आई? ये सबसे टफ लाइन है। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति, इसको आप इस तरह से समझिएगा, गुण गुणियों में गुण होते हैं, गुण गुणियों में गुण होते हैं। इसका क्या मतलब है? अर्थात अगर कोई गुणियों का, गुणों का जानकार है, गुणों की पहचानता है, उसी के लिए वे गुण गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, अगर वे निर्गुण मतलब किसी अवगुणी को मिलते, निर्गुण का मतलब किसी अवगुणी को मिल जाए, अर्थात कोई गुणों का जानकार ना हो, तो भवन्ति दोषाः, तो वो दोष बन जाते हैं। कैसे? कोई बताएगा? कमेंट्स करके बताओ जल्दी जल्दी, बताइए क्या मतलब हुआ इस बात का कि गुण गुणियों में गुण होते हैं, जो गुणों के जानकार होते हैं उन्हीं के लिए गुण होते हैं, नहीं तो वे अवगुण बन जाते हैं, वो दोष बन जाते हैं। इस बात का क्या मतलब हो? कोई भी इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, बुद्धि एक अच्छा गुण है, बुद्धि समझते हो, दिमाग एक बहुत ही अच्छा गुण है, लेकिन वो अच्छा गुण तब है जब आप उसका अच्छाई के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आप उसका अच्छाई के लिए प्रयोग नहीं करते तो वो एक अवगुण भी बन जाता है। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, देखे हैं ना, जो बड़े बड़े उग्रवादी बन जाते हैं, देशद्रोही बन जाते हैं। क्या उनमें दिमाग की कमी थी? दिमाग उनमें बहुत था, बुद्धि उनमें बहुत थी, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छाई के लिए नहीं किया, तो वो अवगुण बन गया। तो जो गुणों का जानकार है, जो गुणों को पहचानता है, उसके लिए ही गुण गुण है, नहीं तो वो अवगुण बन जाते, वो दोष भी बहुत जल्दी बन जाते। कैसे? सुस्वादु तोयः, सुस्वादु का मतलब क्या होता है? सुस्वादु का मतलब क्या होता है? सुस्वादु, इसका अर्थ क्या होता है? सुस्वादु का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। तो यह पानी, बहुत ही स्वादिष्ट पानी। सुस्वादु तो यह प्रभवंती नद्य है, नद्य है, नदी, नदो, नद्य है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रभवंती ही निकलती, अर्थात जो नदियां हैं वे अपने उद्गम स्थल से, जहां से वो बनकर चलती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट पानी वाली होती है। जहां से भी नदियां निकलती हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट पानी होता है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, उसको आप सीधा पी सकते हैं। लेकिन
समुद्र मासात भवंत अपेय, समुद्र के अंदर मिल जाने के बाद वो पीने योग्य नहीं रहते। दोबारा से सुनिए, गुण गुणियों में गुण होते हैं, गुण निर्गुणों को मिलने के बाद दोष बन जाते हैं। नद्यः सुस्वादुतोयः परभवन्ति, नदियां स्वादिष्ट जल वाली निकलती हैं। समुद्र मासात भवंत अपेय, लेकिन वो समुद्र में मिल जाने के बाद पीने योग्य नहीं रहता। आपको पता है कि समुद्र का पानी खारा होता है। क्यों खारा होता है? जबकि नदियों का पानी बहुत मीठा होता है, लेकिन समुद्र का पानी खारा। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता। जहां से नदियां निकलती हैं उनका पानी बहुत ही स्वादिष्ट, सुस्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा पानी होता है। लेकिन जब वो समुद्र में पहुंच जाते हैं तो उनका पानी पीने योग्य नहीं होता। अब आप इसका एक बार सरलार्थ समझ लीजिएगा। गुणियों में गुण होते हैं, वे निर्गुण को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। नदियां सुस्वादिष्ट पानी वाली निकलती हैं, लेकिन समुद्र में मिल जाने के बाद वो पीने योग्य नहीं होती। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बताइए, हम इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? इसको एक बार फिर देख लो। गुण गुणियों में गुण होते हैं, वे निर्गुण को प्राप्त होके दोष बन जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट पानी वाली निकलती हैं, लेकिन समुद्र में आकर मिल जाने के बाद वो अपेय हो जाती है, अर्थात उनका पानी पीने योग्य नहीं होता। बच्चों, यहाँ पर हमारा प्रथम श्लोक समाप्त होता है। थोड़ा सा 2-3 वर्ड है इसमें, उनको आप अच्छी तरह से समझिएगा। समुद्रम आसाद, ये 2 वर्ड के मेल से बना है। इसको आप संधि विच्छेद कर सकते हो। समुद्रम आसाद, आसाद मतलब पहुंचकर, समुद्र में पहुंचकर। भवंती अपेय, एक बार इसको देखिएगा, लास्ट वर्ड को, भवंती अपेय। समझ में आया आपको? 2 वर्ड इसमें संधि हुए थे, समुद्रम योग आसाद, भवंती योग अपेय। इसी के साथ हमारा प्रथम श्लोक समाप्त हो गया। इसमें अगर कल ये आपकी परीक्षा में आता है तो इसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में सोचें। कैसे? कोई प्रश्न बनाओ। पहली लाइन थी, गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति। इसको आप एक बार मैं लिख देता हूं, आप देखिएगा। गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे भी होता है, और परीक्षा में अगर ये आते हैं तो इसमें से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। हम इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं ताकि बाद में आपको इधर उधर ना भागे। आप सोचिएगा, अगर ये लाइन है और इसमें से कोई प्रश्न बनाना चाहते हैं तो कैसे बने। ये मानते हैं अगर इस प्रथम वर्ड को अगर हम रेखांकित कर देते हैं तो इसका क्या प्रश्न बन सकता है। गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति। गुणः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बालकः बालकौ बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः, गुणः गुणौ गुणाः, कः कौ के।
तो यहां पर हो जाएगा के। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है के गुणगेषु गुणाः भवन्ति, के गुणगेषु गुणाः भवन्ति। तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा गुणाः। गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति। दूसरा, अगर हम इसको गुणगेषु अंडरलाइन कर देते हैं तब आपका उत्तर क्या होगा? या अगर ये परीक्षा में आता है गुणाः उत्तर गुणाः भवन्ति, गुणाः उत्तर गुणाः भवन्ति, तो आपका क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर होगा गुणगेषु। और अगर ये गुणा होता है तो भी आपका उत्तर प्रथमा का बहुवचन ही होगा। इससे ज्यादा इसमें से क्या प्रश्न बन सकता है? गुणाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गुणगेषु सप्तमी बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, भवन्ति बच गया। पूछा जा सकता है भवन्ति। भवन्ति, भवन्ति में कौन सा लकार है? लकार तो आपने पढ़े होंगे, पठती, पठतः, पठन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति। तो ये कौन सा लकार है भवन्ति में? लट लकार। लट लकार भवन्ति। तो धातु कौन सी है? धातु है इसमें भू धातु। भू धातु लट लकार। पुरुष कौन सा हुआ? पठती, पठतः, पठन्ति। तो पुरुष कौन सा हुआ? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। तो ये बन गया भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब अगर हम ये मानते हैं तो इस प्रथम लाइन में से इनसे ज्यादा कोई भी पर्सन नहीं बन सकता। ये लाइन आपके लिए समझ में आ गई होगी। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। दूसरी लाइन, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते प्राप्य भवन्ति दोषाः। ये लाइन है। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। इस लाइन में से क्या क्या पर्सन बन सकते हैं? सोचो और बताओ। ये तो आपने अभी पढ़ा दिया मैंने। इसमें से इससे ज्यादा क्या पर्सन बन सकते हैं? प्यारे बच्चों, ते सबसे पहले अगर हम इस प्रथम वर्ड को रेखांकित कर दें तो आप इसकी जगह पर क्या डाल सकते हैं? पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक सर्वनाम पद है। क्या है ये? सर्वनाम पद है। ये किसकी जगह प्रयोग हुआ है? बताओ, याद करके बताओ। ये हुआ है गुणाः की जगह। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये लाइन बन गई गुणाः निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। पर हम इस ते को भी रख लेते हैं यहाँ पर। तो ते, किस ते को अगर हटा के पर्सनवाचक बनाना चाहें तो यहाँ पर क्या आएगा? सह तौ ते। सह तौ ते। प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये हो गया कै, कौ, के। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, के निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। तो ये पर्सनवाचक बन जाएगा। इसको हटाते के साथ बन गया। उसके बाद निर्गुणम कौन सी विभक्ति है? निर्गुणम कौन सी विभक्ति है? इस वाक्य में निर्गुणम द्वितीय विभक्ति, दूसरी विभक्ति। दूसरी विभक्ति का एक वचन। तो दूसरी विभक्ति के एक वचन को आप किससे रिप्लेस करते हो? किससे हटाते हो? कह, कौ, के, कम, कौ, कान।
यहां पर आ जाएगा कप, और ये क्रिया है, और ये दोसाह के। अब ये इससे ज्यादा इसमें कोई भी पर्सन नहीं बन सकता, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता दूसरी लाइन। सारे बन गए दोसाह। अब एक पर्सन मैं आपसे पूछता हूं, आपने ये समझ भी लिया और सब कुछ हो गया, तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए कि इस लाइन में कर्ता, इस लाइन में कर्ता कौन है? अत्तर कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, अत्तर कर्तृपदम किम प्रयुक्त, कोई बताएगा? कोशिश करिएगा। अत्तर दोसाह। बच्चों ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति का मतलब ही कर्ता होता है, कर्ता ने आप बोलते हो, तो ये हो गया कर्ता। और क्रिया भवन्ति, ये तो हमने पहले भी पढ़ ली थी, भवन्ति यहां पर क्रिया है। तीसरी लाइन अब आ गई आपकी, सुस्वादु तोया। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः। इसकी हिंदी आपको पता है, स्वादिष्ट जल वाली नदियां निकलती हैं। नदियां कहां से निकलती है? पहाड़ों से निकलती हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब नदियां अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट जल वाली होती है। यहाँ पर सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल वाली। बच्चों ये बीच से भी तोड़ा जा सकता है, या तोयः नद्यः प्रभवन्ति। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, सुस्वादु तोयः नद्य का विशेषण है। सुस्वादु तोयः नद्य का विशेषण है। प्रभवन्ति निकलती हैं। प्रथमा, ये प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नद्य है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। नदियां निकलती हैं, कैसी निकलती हैं? सुस्वादु तोयः, मीठे जल वाली, स्वादिष्ट जल वाली नदियां निकलती हैं। इसको आप पर्सनवाचक बना सकते हो। नद्य है, याद रखिएगा, ये हो गया। ये कहा, कहा, नद्य को आप रिप्लेस करेंगे कहा से। का सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नद्य है। समुद्रमासात् भवन्तः पेयः। बच्चों इसको भी आप ऐसे बना सकते हो, कहा समुद्रमासात् भवन्ति अपेयः। बच्चों उसका उत्तर भी होगा नद्य है। नद्य है समुद्रमासात् भवन्तः अपेयः। इसके अलावा अपेयः को समझ लो, अपेयः, अपेय का अर्थ होता है जो पीने योग्य न हो, जो पीने योग्य न हो, उसको बोलते हैं अपेय। खत्म हो गया प्रथम श्लोक में। फिर भी अगर किसी को कोई शंका हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे श्लोक। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत। हाँ, एक चीज तो रह ही गई, प्यारे बच्चों, शाम को खेलने का समय है, घूमने का समय है। आप इस श्लोक के साथ डांस भी कर सकते हो। डांस करते हो
आप इसको गाओ और डांस भी करो। इसके साथ आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, पीटी भी कर सकते हो। 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 गुणः गुणकेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हो। खेलने का समय ना, तो इसको गुनगुनाते हुए आप डांस भी कर सकते हो, आप इसको गा भी सकते हो और इसके साथ पीटी भी कर सकते हो। ये इतना अच्छा श्लोक है। मैं ये आशा करता हूं कि ये श्लोक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे श्लोक की। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ बनाया है आपके लिए श्लोकों का। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु कुछ विषाणहीन, तृणन्ने खादन अपि जीवमान है, तद भाग देयम परमं पशु नाम। प्यारे बच्चों, ये श्लोक मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि मनुष्य और पशुओं में भेद करता है। इसको खूब अच्छी तरह से समझिए और इसमें वर्णित जो गुण है उनको अपने अंदर डालिए। कैसे? साहित्य संगीत कला भी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको 2-3 बार पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको 1-2 बार गाइए, क्योंकि ये गाने के लिए बना है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु कुछ विषाणहीन, तृणम्ने खादन अपि जीवमान है, तद भाग देयम परमं पशु नामः। आप इसको गाइए, गुनगुनाइए और अपने अंदर धारण कीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, निवेदन रहेगा, क्योंकि ये ही है जो आपको मनुष्य कहलाने के लायक बनाता है। नहीं तो पशुओं में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। साहित्य संगीत कला विहीन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आ गया साहित्य। क्या आप जानते हो साहित्य क्या होता है? क्या होता है साहित्य? बच्चे, साहित्य के बारे में, साहित्य वो होता है जो मौखिक और लिखित जो भी ज्ञान है, किसी भी विषय का ज्ञान है, वो कहलाता है साहित्य। वो मौखिक हो या लिखित हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान होगा उसको हम कहेंगे साहित्य। संगीत, संगीत तो आप सभी जानते हैं। साहित्य जो भी मौखिक और लिखित किसी भी विषय का ज्ञान होगा उसको बोलते हैं साहित्य। संगीत तो आप सभी जानते हो, संगीत कला होती है। और कला, किसी भी कला, विहीन, रहित, अर्थात उसमें कोई भी कला ना हो। रहित का मतलब उसमें ना हो। साहित्य संगीत कला से रहित कौन? जन है, मनुष्य। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य। साक्षात, साक्षात का अर्थ होता है वास्तव। साक्षात, ये देखिए साक्षात, साक्षात का अर्थ होता है वास्तव। तो यहां पर साक्षात, वास्तव, पशु, पशु तो आप सभी जानते हो, कोई भी जीव। साहित्य संगीत कला से रहित साक्षात पशु वास्तविक रूप से पशु है। कुछ विषाणहीन, हीन का मतलब है रहित। कैसा है वो? कुछ विषाणहीन। तो आप देख सकते हो
पूछ, जो पूछ होती है पशुओं की, पशुओं की पूछ समझते हैं ना, कुत्ता बिल्ली की जो पूछ होती है उसको बोलते हैं पूछ। विषाण, सींग, विषाण का अर्थ होता है सींग। ये दोनों अलग अलग कर दो, पूछ विषाण। और हीन रहित, हीन का मतलब है रहित। पूछ सींग से रहित वो पशु कौन है? जिसके पास साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य वास्तविक रूप से उस पशु के समान है जिसकी पूंछ और सींग नहीं। तृणम ने खादन अपि जीवमान है तद्भाग देयम परमम पशु नाम है। जो कि घास, तृणम, तृणम का मतलब जानते हो, ये तो आपने पहले पढ़ा था, 6th क्लास में ही पढ़ लिया था। तृणम, तृणम का अर्थ होता है घास। कौन सा घास? जो पशु खाते। तृणम ने खादन अपि, जो न खाते हुए भी जीवमान है, जीवित है। अर्थात जिस मनुष्य के पास साहित्य, संगीत, कला का कोई ज्ञान नहीं है, वो वास्तविक रूप से पशु है। और कैसा पशु है? जो कि सींग और पूंछ से रहित पशु है। तृणम ने खादन अपि जीवमान है, जो घास ने खाते हुए भी जीवित है। तृणम ने खादन अपि जीवमान है, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। तद भाग धेयम परमम पशु नाम है, वो पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य हुआ। वो पशुओं का, पशु नाम है पशुओं का, भाग धेयम उनका सौभाग्य है, परमम बहुत ही अच्छा सौभाग्य है, जो कि घास न खाते हुए जीवित है। नहीं तो वो पशुओं के हिस्से का घास भी खा जाता और एक पूरा वास्तविक रूप से पशु बन जाता। इसको एक बार दोबारा से देखेंगे हम। साहित्य, संगीत, कला से रहित, साक्षात पशु पुछ विषाणित, वास्तविक पशु पूंछ और सींग से रहित। तृणम ने खादन अपि जीवमान है, जो घास ने खाते हुए भी जीवित है। तद भाग देयम परमम पशु नाम है, जो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात। नहीं तो वो पशुओं के हिस्से का घास भी खा जाता और फिर उसमें कोई भी अंतर नहीं बचता। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम कुछ विभक्तियां देख रहे हैं। साक्षात पशु, साक्षात का आपको अर्थ पता लग गया। वास्तव में पशु, ये आ गई विभक्ति पशु। इसमें कौन सी विभक्ति होगी? पशु, पशु, पशु है। ये प्रथमा विभक्ति का एक पद, प्रथमा एक पद। पशु नाम, इसमें कौन सी विभक्ति है? पशु नाम। बाल कैसे बाल कयो बाल का नाम, बाल कैसे बाल कयो बाल का नाम। तो ये कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। खादन अपि, इसको आप देख सकते हो, खादन अपि दोनों के योग से बना। साक्षात पशु हो गया। तृणम का अर्थ आपको पता लग गया। भाग देयम परमम, वो उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक बार दोबारा से इसका अर्थ देख लें। साहित्य, संगीत, कला से रहित मनुष्य वास्तव रूप में उस पशु के समान है, जो जिसके पास सींग और पूंछ नहीं है, जो कि घास न खाते हुए भी जीवित है। ये पशुओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूं कि आपको इस समझ में आया होगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें,
अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वालों का ध्यान रखें और कोविड-19 से बच के रहें। प्यारे बच्चों, जब आप देखा होगा आपका नारा आज के दिन, जान और जहां हमने दोनों चाहिए, इसलिए अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, माँ बाप को परेशान ना करें, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। पुस्तकों के लिए मैंने आपको बताया NCERT की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी घर में पुरानी कापियाँ हों, खुले हुए पेज हों, उनका प्रयोग करें और अपनी पढ़ाई मन लगा कर करें। धन्यवाद।